स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर का ये 5वां वीडियो है जो प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास का अति लघुत्तरीय प्रश्न है। पहला प्रश्न है, कलकत्ता मदरसा की स्थापना और कब और किसने की थी? जिसका आंसर है कलकत्ता मदरसा की स्थापना सन 1781 ईस्वी में प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग ने की थी। अगला प्रश्न है, मिशन स्कूलों की 4 विशेषताएं लिखिए। तो मिशन स्कूलों में पाए जाने वाली विशेषताएं निम्न हैं। पहला, कक्षा शिक्षण प्रणाली प्रारंभ करने का श्रेय इन्हीं को जाता है। आधुनिक शिक्षण विधियों का प्रयोग किया जाता है। प्राथमिक स्कूलों में शिक्षा का माध्यम भारतीय भाषाएं थी। चौथा है, इन विद्या स्कूलों में ईसाई धर्म की शिक्षा अनिवार्य रूप से दी जाती थी। अगला प्रश्न है, शिक्षा में छनाई सिद्धांत से क्या आशय है? शिक्षा के क्षेत्र में निस्यंदन या छनाई से तात्पर्य समाज के उच्च वर्ग को दी गई शिक्षा को कालांतर में निम्न वर्ग तक पहुंचाने से है। अगला प्रश्न है, लॉर्ड कर्जन की शैक्षिक नीतियों में शिमला शिक्षा सम्मेलन 1901 में बताइए। लॉर्ड कर्जन की शैक्षिक नीतियाँ, हेडिंग है शिमला शिक्षा सम्मेलन 1901। सन 1901 में लॉर्ड कर्जन ने शिमला में एक गुप्त शिक्षा सम्मेलन बुलाई। इस सम्मेलन का प्रमुख उद्देश्य भारतीय शिक्षा का पुनर्गठन और सुधार करना था। इस सम्मेलन में 150 प्रस्ताव पारित किए गए जो शिक्षा नीति संबंधी सरकारी प्रस्ताव और कर्जन की शिक्षा नीति के आधार पर बने। इस नीति के अंतर्गत भारतीय विश्वविद्यालय आयोग को नियुक्ति किया गया। इसके पश्चात तदुपरांत 11 मार्च 1904 को लॉर्ड कर्जन ने अपनी शिक्षा नीति को एक सरकारी प्रस्ताव के रूप में प्रकाशित किया। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1992 में राष्ट्रीय शिक्षा व्यवस्था के विषय में क्या कहा गया है? आंसर है, संपूर्ण भारत में शैक्षिक संरचना एक समान होनी चाहिए। यह शैक्षिक संरचना 10+2+3 के आधार पर होनी चाहिए और इसे सभी राज्यों अपने अपने यहाँ लागू कर दें। शिक्षा की राष्ट्रीय प्रणाली राष्ट्रीय पाठ्यक्रम संरचना पर आधारित होनी चाहिए। अगला प्रश्न है, शिक्षा बिना बोझ के नामक शीर्षक किसके रिपोर्ट में प्रस्तुत की गई? स्पष्ट कीजिए। तो इसका आंसर है यशपाल समिति की रिपोर्ट में। अगला प्रश्न, NCFTE 2009 क्या है? शिक्षक शिक्षा हेतु राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2009। शिक्षक शिक्षा हेतु एक नवीन दस्तावेज है। इसका मुख्य उद्देश्य योग्यता, पेशेवर और मानवीय मूल्यों से युक्त शिक्षकों को तैयार करना। अगला प्रश्न है, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना के अंतर्गत प्रत्येक विद्यालयों को दी जाने वाली किन्हीं 4 वस्तुओं के नाम बताइए। तो इसका आंसर है शिक्षक उपकरण, जैसे कि पाठ्यक्रम शिक्षक संदर्शिका पाठ्य पुस्तक। दूसरा है कक्षा शिक्षण सामग्री, इसमें है मानवीय ग्लोब, चार्ट। तीसरा है खेल सामग्री व खिलौने। चौथा है विज्ञान किट। अगला प्रश्न है पी मोस्ट क्या है? तो दोस्तों, यह सेवारत अध्यापकों का विस्तृत अभिविन्यास कार्यक्रम है। इसका उद्देश्य राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की मूल संस्तुतियों को से अवगत कराना है। अगला प्रश्न है SOPT का पूरा नाम लिखिए। तो SOPT का पूरा नाम प्राथमिक शिक्षकों का विशेष अनुस्थापन कार्यक्रम। अगला प्रश्न है NPEGBFL प्राथमिक स्तरीय राष्ट्रीय बालिका शिक्षा आयोग क्या है? सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत यह एक ऐसा कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य कक्षा 1 से 8 तक की बालिकाओं को शिक्षा के सार्वभौमिकरण के लिए अतिरिक्त सुविधाएं प्रदान करना है। अगला प्रश्न है जिला प्राथमिक
शिक्षा कार्यक्रम DPEP किस बैंक की वित्तीय सहायता से संचालित किया गया? तो इसका राइट आंसर है विश्व बैंक। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना का उद्देश्य क्या है? तो इसका आंसर है, इस योजना का मुख्य उद्देश्य बाल श्रमिकों का पुनर्वास तथा बाल श्रम समस्या का पूर्ण रूप से उन्मूलन करना। अगला प्रश्न, स्वतंत्रता के समय भारत में साक्षरता कितने प्रतिशत थी? तो स्वतंत्रता के समय भारत की साक्षरता दर 14% थी, जो बढ़ करके लगभग 74% हो गई है वर्तमान में। अगला प्रश्न, लॉर्ड मैकाले ने अपने विवरण पत्र में भारत में शिक्षा का क्या उद्देश्य बताया है? तो लॉर्ड मैकाले ने अपने विवरण में भारत में शिक्षा का उद्देश्य बताया अंग्रेजी शिक्षा के माध्यम से यूरोपीय आवश्यक सुविधाओं को सुलभ कराना। अगला प्रश्न, पोषण आहार वितरण योजना में कितने कैलोरी ऊर्जा बालकों को देने की व्यवस्था की गई है? तो इसका आंसर है, मिड डे मील कार्यक्रम को एक केंद्रीय परिवर्तित परियोजना के रूप में 15 अगस्त 1995 को पूरे देश में लागू किया गया था, जो कि 450 कैलोरी देने की व्यवस्था है। इस योजना के तहत न्यूनतम 200 दिनों हेतु निम्न प्राथमिक स्तर के लिए प्रतिदिन न्यूनतम 300 कैलोरी ऊर्जा एवं 8 से 12 ग्राम प्रोटीन तथा उच्च प्राथमिक स्तर के लिए न्यूनतम 100 कैलोरी ऊर्जा एवं 20 ग्राम प्रोटीन देने का प्रावधान है। अगला प्रश्न है, NCF 2005 का अस्तित्व किस रिपोर्ट के आधार पर आया था? तो इसका आंसर है 1986 की शिक्षा नीति, जो कि 1993 में संशोधित हुई। NCF 2005 का अस्तित्व 1993 में 1986 को संशोधित शिक्षा नीति से अस्तित्व में आया। अगला प्रश्न, शिक्षा के सार्वभौमिकरण से क्या आशय है? तो शिक्षा का सार्वजनिकरण या लोक व्यापकीकरण या सार्वभौमिकरण का शाब्दिक अर्थ है कि शिक्षा किसी निश्चित स्तर तक सभी लोगों के लिए अनिवार्य एवं निःशुल्क रूप से उपलब्ध होना। अगला प्रश्न है, बाल अधिकारों की घोषणा कब और किसके द्वारा की गई थी? तो संयुक्त राष्ट्र संघ ने बालकों के अधिकारों की घोषणा एवं 20 नवंबर सन 1986 को की गई थी। इस घोषणा का मूल उद्देश्य विश्व के समस्त बालकों हेतु मूलभूत मानवीय अधिकारों को सुनिश्चित कराना था। अगला प्रश्न है, PMOST कार्यक्रम का पूरा नाम क्या है? तो PMOST का पूरा नाम है अध्यापकों का विस्तृत अभिविन्यास कार्यक्रम। इसका जैसे कि प्रोग्राम ऑफ मास ओरिएंटेशन फॉर स्कूल टीचर। ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है, इसको आप लोग रट लीजिएगा। अगला प्रश्न है, संपूर्ण साक्षरता अभियान का प्रेरक वाक्य क्या है? तो संपूर्ण साक्षरता अभियान का प्रेरक वाक्य है, एक पढ़ाए एक। दोस्तों, अभी तक वीडियो को आप लोगों ने लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, और हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि एग्ज़ाम अब नज़दीक है। चलिए, अगला प्रश्न है, NCERT के प्रमुख कार्य बताइए। तो NCERT के प्रमुख कार्य निम्न हैं, जैसे कि अनुसंधान और नवाचार, दूसरा आदर्श पाठ्यक्रम, तीसरा राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान, चौथा अध्यापक शिक्षा, विशेष शिक्षा और विस्तार सेवा विभाग, पांचवा है विज्ञान किट। अगला प्रश्न है, DPEP का प्रारंभ किस योजना के आधार पर किया गया? तो संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1992 के अनुसरण में शिक्षा को सुलभ बनाने के लिए विश्व बैंक इसमें सहायता प्रदान करती है। अगला क्वेश्चन है, भारत में निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की उन्नति में मुख्य कठिनाइयाँ क्या है? तो मुख्य कठिनाइयों को देख लीजिए, सुविधाओं की सार्वभौमिकता का अभाव, नामांकन की सार्वभौमिकता का अभाव, शिक्षा को बीच में छोड़ने का सार्वभौमिकता। अगला क्वेश्चन है, BEP क्या है? तो शैक्षिक शिक्षा परियोजना 5 अक्टूबर 1993 से प्रभावी है। यह
परियोजना प्रदेश में बेसिक शिक्षा की सुविधा हेतु संचालित की गई है। इस परियोजना के अंतर्गत बेसिक शिक्षा के सार्वजनिकरण पर मुख्य रूप से महत्व दिया गया है। सार्वजनिकरण के लक्ष्य की प्राप्ति हेतु विद्यालय में बच्चों के नामांकन एवं ठहराव में वृद्धि करना तथा उन्हें गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराना इनका उद्देश्य है। अगला क्वेश्चन फिर है, देख लीजिए, पीमोस्ट कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है। जो पीमोस्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग बहुत ध्यान से पढ़िएगा। NCERT नई दिल्ली द्वारा वर्ष 1986 से यह कार्यक्रम प्रारंभ किया गया। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की मूल संस्तुतियों से अवगत कराना इस कार्यक्रम का उद्देश्य है। बेसिक शिक्षा परियोजना के अंग कौन कौन से हैं? तो बेसिक शिक्षा परियोजना के अंग इस प्रकार से हैं, जैसे कि विद्यालय सुलभ कराना, नामांकन, उपलब्धि प्राप्त करना, सतत शिक्षा। ब्रिज कोर्स से क्या आशय है? ब्रिज कोर्स से तात्पर्य ऐसा कोर्स जो शिक्षा में वंचित या ड्रॉप आउट बच्चों को या ऐसे बालकों को जो किसी वजह से शिक्षा से जुड़ नहीं पाए, उन्हें शिक्षा में जोड़ने के लिए ब्रिज कोर्स कराया जाए। अगला प्रश्न है, प्राथमिक शिक्षा की प्रमुख समस्याओं का उल्लेख कीजिए। तो प्राथमिक शिक्षा की प्रमुख समस्याएं निम्न हैं। पहला है प्राथमिक शिक्षा का महंगी होना, दूसरा स्कूलों की अनुपलब्धता, तीसरा है उद्देश्य की अस्पष्टता, चौथा है दोषपूर्ण शिक्षण प्रक्रिया, पांचवा है अप्रशिक्षित अध्यापक, छठा है अपव्यय एवं अवरोधन। अगला प्रश्न है, शिक्षा को संविधान में समर्थित सूची में रखने का क्या उद्देश्य है। तो शिक्षा को समर्थित सूची से रखने का उद्देश्य है कि शिक्षा से संबंधित निर्णय राज्य सरकार एवं केंद्र सरकार दोनों आवश्यकता अनुसार ले सकें। अगला प्रश्न है, स्कूल चलो अभियान कब प्रारंभ हुआ। स्कूल चलो अभियान जुलाई 1996 से प्रारंभ हुआ। दोस्तों, वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और भी दोस्त आपके पढ़ सकें।